नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, आप सभी का इस चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मेरे हाथ में है आज का समाचार पत्र और सबसे पहले मैं आज के समाचार पत्र की कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको सुनाना चाहता हूं। इसके बाद हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली खबर लेबनान की है, जहां पर बम धमाके हुए और 100 से ज़्यादा मौतें हो गई, 4000 लोग घायल हुए, 3 लाख लोग बेघर हो गए, 22,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसी पेज पर दूसरी खबर मुंबई की है, जहां पर मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दूसरा समाचार पत्र मेरे पास 2 दिन पुराना है। इसमें खबर है अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों की, जहां पर 12,000 एकड़ जंगल में आग फैल गई। इस हफ्ते की कुछ और खबरें जो कि आपने समाचार पत्रों में अथवा टीवी पर देखी होंगी, वह है हमारे बिहार राज्य की, जहां पर बाढ़ की स्थिति भीषण बनी हुई है। कई लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और काफ़ी जनधन की हानि हुई है। इसके अलावा आपने एक समाचार और पढ़ा होगा, जिसमें मध्य प्रदेश में बरसात ना होने के कारण धान और सोयाबीन की फसलों को नुकसान हो रहा है। और एक खबर तो ऐसी है जो लगभग 6 महीने से समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर सुर्खियों में है, वह है कोरोना की महामारी। इस महामारी ने सारी दुनिया को अपनी जद में ले लिया है और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख समाचार जो कि इस सप्ताह के प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे। आप लोगों ने इन समाचारों में एक बात पर गौर किया होगा कि यह सभी कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए बहुत बड़ी विपत्तियां या बहुत बड़ी मुसीबत हैं। इन आपदाओं से बहुत अधिक जनधन की हानि हो रही है और हमारे राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो रहा है। आज के वीडियो में हम इन्हीं आपदाओं पर बात करेंगे, जो कि कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का अध्याय 6 है। इस अध्याय के अंतर्गत हम आपदा से आशय और उसके प्रकार, प्राकृतिक आपदाओं में सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी और मानवकृत आपदाओं में आणविक, जैविक और रासायनिक विस्फोट, आग, सड़क और हवाई घटनाएं और महामारी, इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। आइए सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आपदा कहते किसे हैं। आपदा का अर्थ है अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना, जिससे व्यापक भौतिक क्षति होती है, जान माल का नुकसान होता है। यह वह प्रतिकूल स्थिति है जो मानवीय, भौतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक कार्यकरण को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में हुए विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या बेहद गंभीर घटना से है, जो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से या दुर्घटनावश या लापरवाही से घटित होती है और जिससे बहुत बड़ी मात्रा में मानव जीवन की हानि होती है या मानव पीड़ित होता है या संपत्ति को हानि पहुंचती है या पर्यावरण का भारी क्षरण होता है। यह घटना प्रायः प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से अधिक भयावह होती है। हमारे देश में जो आपदाएं आती हैं, उनमें जल और जलवायु से जुड़ी आपदाएं, जिनमें चक्रवात, बवंडर और तूफान, ओलावृष्टि, बादल फटना, लू और शीतलहर, हिमस्खलन, सूखा, बिजली गिरना आदि। भूमि संबंधी आपदाओं में भूस्खलन और कीचड़ का बहाव, भूकंप आना, बांध का टूटना, खदान में आग लग जाना आदि। दुर्घटना संबंधी आपदाओं में जंगल में आग लग जाना, शहरों में आग लगना, खदानों में पानी भरना, तेल का फैलाव, प्रमुख इमारतों का ढह जाना, एक साथ कई बम विस्फोट, बिजली से आग लगना, हवाई, सड़क और रेल दुर्घटनाएं। जैविक आपदाओं में महामारियां, कीटों का हमला, पशुओं की बीमारियां, जहरीला भोजन। रासायनिक, औद्योगिक और परमाणु संबंधी आपदाओं में रासायनिक गैस का रिसाव, परमाणु बम का गिरना। इनके अलावा नागरिकों के संघर्ष, सांप्रदायिक और जाति हिंसा आदि भी आज प्रमुख आपदाएं हैं।
आपदाओं का वर्गीकरण हम इस आधार पर भी कर सकते हैं। वे आपदाएं जो अचानक उत्पन्न होती हैं, जिनमें भूकंप, सुनामी लहरें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, हिमस्खलन, मेघ विस्फोट यानी कि बादलों का फटना आदि। दूसरी तरह की वे आपदाएं हैं जो धीरे धीरे प्रकट होती हैं, जैसे सूखा, ओले, पर्यावरण अवक्रमण, मरुस्थलीकरण इत्यादि। इसके अलावा महामारी जैसे कि जल खाद्य आधारित रोग, संक्रमण रोग इत्यादि। औद्योगिक प्रौद्योगिकी दुर्घटनाएं, जिनमें प्रणालीगत खराबी, आग, विस्फोट, रासायनिक रिसाव इत्यादि। अगला वर्गीकरण युद्ध है। अब हम आपदाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से करेंगे। पहली वे आपदाएं जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, दूसरी वे आपदाएं जो मानवकृत आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाओं में सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन और सुनामी हैं। वे समस्त घटनाएं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती हैं और जिनका प्रभाव विनाशकारी होता है। दूसरी आपदाएं वे होती हैं जो मानवकृत आपदाएं होती हैं, जिनमें आणविक, जैविक और रासायनिक बम विस्फोट। प्राकृतिक आपदाएं या संकट। मानवकृत आपदाएं वे संकट हैं जो मानवीय महत्वाकांक्षाओं और प्रयासों से संबंधित हैं तथा इन प्रयासों के प्रभाव विनाशकारी होते हैं। बच्चों, आपको मालूम होगा कि जिस वर्ष बरसात कम होती है उस वर्ष कहा जाता है कि इस वर्ष सूखा पड़ रहा है। अर्थात जब बरसात कम होती है तो धरती का जो जल स्तर है वह कम हो जाता है। हमारे घरों के हैंडपंप, पानी की बोरिंग, कुएं सूख जाते हैं। नदियाँ, तालाब और बांधों में पानी कम एकत्रित होने के कारण साल भर पानी की कमी बनी रहती है। इसे ही सूखा कहा जाता है। निरंतर पड़ने वाला सूखा एक प्रमुख आपदा है जो मानवीय चिंता का प्रमुख विषय रहा है। हमारे देश में बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूखे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अर्थात हमारे देश के सभी हिस्सों में कहीं न कहीं, कभी न कभी सूखे की स्थिति निर्मित होती रहती है। किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में 25% या उससे अधिक कमी होने पर उसे आमतौर पर सूखे की स्थिति कहा जाता है। गंभीर सूखे की स्थिति ज़्यादा देर से आती है। गंभीर सूखे की स्थिति को हम तब कहते हैं जब या तो वर्षा में 50% से अधिक की कमी हो या 2 वर्षों तक निरंतर सूखे की परिस्थितियां बनी रहें। आप लोग समझ गए होंगे कि बरसात में 25% की कमी होने पर सूखे की स्थिति निर्मित होती है और बरसात में 50% से ज़्यादा की कमी होने पर गंभीर सूखे की स्थिति निर्मित कहलाती है। और अगर लगातार 2 वर्षों तक सूखे की स्थिति बनती है तो वह गंभीर सूखे की स्थिति कही जाती है। सिंचाई आयोग की 1972 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो, साथ ही कुल वार्षिक वर्षा में सामान्य से 25% तक परिवर्तन हो, सूखाग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। आइए हम बात करते हैं सूखा आपदा के लिए उत्तरदायी मानवीय कारकों की। सूखे का आगमन धीरे धीरे होता है और इसके आगमन तथा समाप्त होने का समय तय करना कठिन होता है। मतलब आप यह नहीं जान सकते कि सूखा कब से कब तक रहेगा। वर्षा का गिरता स्तर, गिरता हुआ भूजल स्तर, सूखे कुएं, सूखी नदियां और जलाशय तथा अपर्याप्त कृषि उपज सूखे के आगमन की चेतावनी देते हैं। यद्यपि सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, फिर भी सूखे की स्थिति हेतु मुख्य उत्तरदायी जो मानवीय कारक हैं वे इस प्रकार हैं। इनमें पहला है भूमि प्रबंधन की उपेक्षा। मतलब यह है कि अगर हम भूमि का प्रबंधन उचित तरीके से करें तो सूखे की स्थिति से निपटा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम भूमि का प्रबंधन इस तरीके से कर सकते हैं कि जो बरसात का पानी होता है वह अधिक से अधिक धरती के अंदर जाए, यानी कि धरती उस पानी को सोख ले और जिससे धरती के जल स्तर में वृद्धि हो। नंबर दूसरा है सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों जैसे तालाब, कुओं और टैंकों की उपेक्षा।
मतलब जो हमारे प्राचीन काल के कुएं बने हुए हैं, बावड़े बने हुए हैं, उनकी हम उपेक्षा करते हैं। अगर उनकी मरम्मत की जाए, उनकी सही देखरेख की जाए तो सूखे की आपदा से निपटा जा सकता है। अगला कारण है सामुदायिक वनों का विनाश। आपको मालूम है कि वन से ही बरसात होती है। जब बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जाती है तो बरसात कम होना स्वाभाविक है, अतः वनों का विनाश रोका जाना चाहिए। अगला है वन विनाश, यानी कि जंगल के कटने से प्राकृतिक जलधाराओं का सूखना, वर्षा कम होने से भूमिगत जल स्तर का नीचे जाना, नदियों के जल स्तर का गिरना। जब जंगल कट जाते हैं तो जलधाराएं सूख जाती हैं और बरसात भी कम होती है, भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाता है, नदियों का जल स्तर भी कम हो जाता है। अगला है पशुओं के लिए चारा संकट। अगला कारण है अनिश्चित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त होना। अगला उत्तरदायी कारक है फसल चक्र में तीव्र परिवर्तन। अगला उत्तरदायी कारक है वातावरण के आपसी संबंध टूटने से कृषि, उद्योग और घरेलू कार्यों में पानी की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि होना। अगला उत्तरदायी कारक है जल संसाधनों के दोहन की दोषपूर्ण व्यवस्था। अब हम भारत के मैप को देखकर पता लगाएंगे कि हमारे देश में किन किन स्थानों पर सूखे की स्थिति निर्मित होती है। इनमें सबसे पहला है राजस्थान क्षेत्र। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र जिनमें प्रति 2 वर्षों में सूखा पड़ता है। दूसरा है गुजरात, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्र में लगभग 3 वर्षों में सूखा पड़ता है। तीसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक तथा विदर्भ क्षेत्र में औसतन 4 वर्षों में सूखा पड़ता है। चौथा है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, केरला, बिहार और उड़ीसा में औसतन प्रति 5 वर्ष में सूखा पड़ता है। अब हम सूखा आपदा के प्रभावों की चर्चा करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि जिस वर्ष बरसात कम होगी उस वर्ष क्या होगा, कौन कौन से प्रभाव होंगे, कौन कौन से उसके परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह होगी कि जो हमारी फसलें हैं वह पूरी तरह से वर्षा पर ही निर्भर होती हैं। बरसात जब नहीं होगी, पानी जब नहीं गिरेगा तो हमारी फसलों को नुकसान होगा, उपज कम होगी और इसके अलावा जो हमारे जल के स्रोत हैं उनमें पानी नहीं पहुंचेगा तो साल भर पानी की समस्या बनी रहेगी। पानी सिर्फ पीने के काम नहीं आता, पीने के अलावा कई उद्योग धंधों में पानी का इस्तेमाल होता है। अगर बरसात नहीं होगी, अगर बरसात कम होगी तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आइए हम सूखा आपदा के प्रभावों की चर्चा करते हैं। आरंभ में सूखे का प्रभाव वर्षा आधारित फसलों पर तथा बाद में सिंचाई फसलों पर पड़ता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा को छोड़कर वैकल्पिक जल स्रोत कम हो, जहां कृषि को छोड़कर अन्य आजीविकाएं कम से कम विकसित हो, सूखे की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। अर्थात जहां पर कृषि ही मुख्य व्यवसाय हो और दूसरे व्यवसाय ना हो तो ऐसी स्थिति में बरसात कम होने की स्थिति में बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सूखा आपदा का सबसे बड़ा असर देश के करोड़ों भूमिहीन किसानों, ग्रामीण कारीगरों, सीमांत कृषकों, महिलाओं और बच्चों और खेती से जुड़े मवेशियों पर पड़ता है। अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हटकर सूखे के कारण कोई संरचनात्मक क्षति तो नहीं होती। सूखा लोगों को पेयजल की तलाश में मीलों तक चलने को मजबूर कर देता है। सूखा पड़ने पर फसल का ना होना एक सामान्य सा घटनाक्रम है। जब बरसात कम होगी तो पेड़ पौधे कम दिखाई देंगे, फसलें नहीं होंगी, दुग्ध उत्पादन नहीं होगा, लकड़ी उत्पादन नहीं होगा, बिजली की अधिक मांग होगी, बिजली का कम उत्पादन होगा क्योंकि पानी से ही बिजली बनती है। आप लोग जानते हैं कि बरसात के पानी को रोककर बड़े बड़े बांधों में बिजली बनाई जाती है। जब पानी नहीं होगा तो बिजली का उत्पादन नहीं होगा और बिजली की मांग भी बढ़ेगी। बरसात कम होगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, कारण जो मजदूर कृषि संबंधी कार्य करते हैं वह बेरोजगार हो जाएंगे।
जैव विविधता में कमी आएगी, क्योंकि जब पानी नहीं मिलेगा तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु जिंदा नहीं रह पाएंगे। पानी, वायु तथा प्राकृतिक सौंदर्य के स्तर में गिरावट आएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के समय हमारी धरती हरी भरी हो जाती है और धरती का सौंदर्य बढ़ जाता है। जब बरसात नहीं होगी तो धरती पर जो सौंदर्य होता है वह भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। भूजल में कमी आएगी, स्वास्थ्य विकार होगा तथा मृत्यु दर में वृद्धि होगी, गरीबी में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में गिरावट आएगी, सामाजिक अशांति उत्पन्न होगी, क्योंकि जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो समाज में अशांति उत्पन्न होगी। स्थान बदलने की प्रक्रिया, जिसे पलायन कहते हैं, सूखे के प्रमुख दुष्प्रभाव हैं। आइए अब हम सूखा आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के उपायों की चर्चा करते हैं। नंबर 1, सूखे की स्थिति पर निगाह रखी जानी चाहिए। निगाह रखने का आशय है कि वर्षा की स्थिति, जलाशयों, झीलों, नदियों में पानी की उपलब्धता पर दृष्टि रखना और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की मौजूदा मांग के साथ तुलना करना तथा जल संग्रहण को बढ़ावा देना। दूसरा है, जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए घरों और किसानों के खेतों में वर्षा के पानी को संग्रह करने से उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ जाती है। सभी खेतों में बह रहे जल को एक स्थान पर एकत्रित किया जाना चाहिए। जहाँ पर पानी गिरता है उसे मिट्टी में रिसने दिया जाना चाहिए। समोच्च रेखा बांध, समोच्च रेखा कृषि, उन्नत क्यारी रोपण, जल विभाजन सतत कृषि उत्पादन के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगला है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार सूखे से असुरक्षा को कम करता है। अगला है, सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए खेती से हटकर रोजगार के अवसर बढ़ाना, सामुदायिक वनों से गैर काष्ठ वन उपज संग्रह करना, बकरियां पालना, बढ़ईगिरी करना आदि शामिल हैं। बच्चों, आप लोगों ने बरसात के मौसम में देखा होगा कि नदियों में बहुत सारा पानी एकत्रित होकर जब आने लगता है तो आसपास के जो घर होते हैं, जो नदी किनारे घर बने होते हैं, उनमें पानी पहुंच जाता है और कई बार तो घर भी बह जाते हैं। इस तरह की स्थितियां जब उत्पन्न होती हैं तो इसे ही बाढ़ कहा जाता है। किसी बड़े भूभाग में किन्हीं भी कारणों से हुआ जल भराव, उससे जब जनधन की अपार क्षति होती है तो उसे बाढ़ कहा जाता है। जलाशयों में पानी की वृद्धि होने अथवा भारी वर्षा के कारण नदी के अपने किनारों को लांघने अथवा तेज हवाओं और चक्रवातों के कारण बांधों के फटने से विशाल क्षेत्रों में अस्थायी रूप से पानी भरने से बाढ़ आती है। बाढ़ क्यों आती है, इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं, आइए हम उनकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। भारत की विशालता और भौतिक विभिन्नता के कारण यहाँ बाढ़ आना एक सामान्य आपदा मानी जाती है। हमारे देश में वर्षा का 80% से अधिक भाग मानसून से प्राप्त होता है। मानसूनी वर्षा की कमी या अधिकता क्रमशः सूखे या बाढ़ को जन्म देती है। पर्यावरण के साथ हमने जो खिलवाड़ किया है, जो हमने छेड़खानी की है, उसके कारण आज बाढ़ आपदा निरंतर और अत्यधिक हानिकारक होती जा रही है। बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के जो सामान्य कारण होते हैं वह इस प्रकार हैं। पहला है, भारत में तटबंध टूटने, बांध टूटने और बराज से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ आती है। अविवेकपूर्ण तरीकों से तटबंधों का निर्माण होने, पुराने और जीर्ण हो रहे बांधों के कारण बाढ़ों का खतरा निरंतर बना रहता है। हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियों में मिट्टी और गाद पानी के साथ घुलकर बहकर मैदानों और समुद्र तटीय क्षेत्रों में जमा हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार हिमालय से निकलने वाली गंडक और सरयू नदियों से प्रतिवर्ष 10 लाख घन फुट मिट्टी जल के साथ बहकर उत्तर प्रदेश के मैदानों में जमा हो रही है। इससे नदियों का तल उठ रहा है, अर्थात ऊंचा हो रहा है और उनकी जल की जो सतह है वह ऊपर की ओर उठ रही है। अब प्रतिवर्ष उनकी ये धारा ही बाढ़ का रूप धारण कर रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन द्वारा नदी का मार्ग अवरुद्ध होने से जलाशय बन जाते हैं और फिर
उनके अचानक टूटने से प्रलयकारी बाढ़ें आती हैं। हिमालय क्षेत्रों में भूस्खलन एक आम क्रिया है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, वन कटाई, अनियंत्रित खनन यानी कि खुदाई से पहाड़ों की भूमि अस्थिर हो गई है। हिमालय क्षेत्र में 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में औसतन 60,000 घन मीटर मलबा निकलता है। हिमालय क्षेत्र में लगभग 50,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है। सड़कों के निर्माण से जो मलबा एकत्रित होता है उसके कारण भी बाढ़ आती है। अब हम भारत के मैप को देखकर पता लगाएंगे कि भारत में कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जहां पर सबसे अधिक बाढ़ आती है। भारत में बाढ़ आपदा एक सामान्य समस्या है। भारत के विशाल मैदान तथा तटीय क्षेत्र बाढ़ के दुष्प्रभाव को भोगते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व उड़ीसा में बाढ़ का आना एक वार्षिक क्रिया है। इसके परिणाम मानव और पशु सभी को भुगतने पड़ते हैं। इनके अलावा बाढ़ से और कौन कौन से परिणाम उत्पन्न होते हैं, आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। बाढ़ एक विनाशकारी आपदा है। मानव जीवन को बाढ़ किस तरह से प्रभावित करती है, हम उन पर यहाँ पर बात करेंगे। इनमें सबसे पहला है भौतिक क्षति। तेज गति से बहने वाले पानी के कारण भवनों को क्षति पहुँचती है। कमजोर नींव के ऊपर बने भवन बाढ़ के कारण ढह जाते हैं। जान माल को खतरा हो जाता है। तेज गति से बहने के कारण पानी भूस्खलन की स्थिति पैदा करता है। बाढ़ का दूसरा प्रभाव जो हम देखते हैं वह है मृत्यु और जन स्वास्थ्य। बाढ़ में डूबने से लोगों और मवेशियों की मृत्यु हो जाती है। महामारी, अतिसार, विषाणु संक्रमण तथा मलेरिया जैसे रोगों का फैलाव होना आम बात हो गई है। तीसरा है जल आपूर्ति में व्यवधान। कुआं, नलकूप और भूजल के प्रदूषित होने से स्वच्छ पेयजल का संकट उत्पन्न हो जाता है। बाढ़ का चौथा प्रभाव है फसलें और खाद्य आपूर्ति। बाढ़ के समय फसल डूब में आ जाती है। पानी में भीग जाने के कारण भंडार में रखे खाद्यान्न खराब हो जाते हैं। बाढ़ का पांचवा प्रभाव है मिट्टी की संरचना में परिवर्तन। बाढ़ से मिट्टी भी प्रभावित होती है। समुद्री जल के कारण भूमि लवणीय हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2005 में आई बाढ़ में 80,000 घर बह गए थे तथा राज्य को करीब 295 करोड़ रुपए की क्षति हुई थी। बाढ़ आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, आइए अब हम उन पर चर्चा करते हैं। वर्षा और तूफान के फलस्वरूप आने वाली आकस्मिक बाढ़ों को छोड़कर अन्य बाढ़ों के लिए प्रायः एक समुचित चेतावनी अवधि होती है। भारत में केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा जल संसाधन विभाग बाढ़ की चेतावनी जारी करता है। केंद्रीय जल आयोग का बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान अंतर्राज्यीय बाढ़ संभावित नदियों पर स्थित 132 पूर्वानुमान केंद्रों पर आधारित होता है। बाढ़ क्षेत्रों में बाढ़ की जोखिम को कम करने की दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। नंबर 1, नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में अनेक जलाशय बनाए जा सकते हैं। नंबर 2, सहायक नदियों व धाराओं पर अनेक छोटे छोटे बांध बनाए जाएं जिससे मुख्य नदी में बाढ़ के खतरों को कम किया जा सके। तीसरा है नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। नंबर 4, मैदानी क्षेत्रों में अनुपयुक्त भूमि में जल संग्रहण किया जा सकता है, अर्थात वहाँ पर बांध अथवा तालाब बनाकर जल को रोका जा सकता है। नंबर 5, तटबंधों की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 6, तटबंधों के बीच फंसे हुए गांवों की सुरक्षा के लिए पूर्ण अथवा आंशिक पुनर्वास किया जावे। नंबर 7, नदियों के किनारों की भूमि पर मानवीय बस्तियों के अतिक्रमण पर रोक लगाई जानी चाहिए, अर्थात नदियों के किनारे जो मकान बन रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जाना चाहिए। आज हो क्या रहा है कि जगह की कमी को देखते हुए इंसानों ने नदी किनारे अपने मकान बना लिए हैं और धीरे धीरे नदी का बहाव रोक दिया है। जब पानी बहुत तीव्र गति से आता है तो वह पानी हमारे घरों में घुसता है, जिसको हम बाढ़ कहते हैं। हम कह सकते हैं कि मनुष्यों द्वारा प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है उसी का दुष्परिणाम बाढ़ है। अतः
नदी किनारे जो बस्तियां हैं, जो मकान बने हैं, उनको वहां से हटाया जा सकता है और नदी किनारे मकान बनाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। 8वां है, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन विनाश पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, अर्थात उन क्षेत्रों में वनों की कटाई रोकी जानी चाहिए। अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण के समय विस्फोटकों का सीमित उपयोग कर भूस्खलन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। पहाड़ों पर सड़क बनाते समय विस्फोटकों के माध्यम से मिट्टी को खोदा जाता है, जिससे वहां पर पूरी मिट्टी में कंपन उत्पन्न होता है और भूस्खलन बढ़ने लगता है। अतः विस्फोटकों का उपयोग सीमित किया जाए तो भूस्खलन पर नियंत्रण किया जा सकता है। कछार और तटीय क्षेत्रों में भूमि उपयोग पर नियंत्रण से जान और माल का खतरा कम किया जा सकता है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में किसी भी बड़े विकास कार्य की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बाढ़ क्षेत्रों में भवनों का निर्माण मजबूत होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बाढ़ आपदा से आशय, भारत में बाढ़ आपदा के क्षेत्र, बाढ़ आपदा के प्रभाव और बाढ़ आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के उपायों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नों को नोट कीजिए। इनमें पहला प्रश्न है, अचानक उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? प्रश्न क्रमांक 2, सूखा एवं बाढ़ किसे कहते हैं? लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, बाढ़ आपदा के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करते हुए उसके नियंत्रण के उपाय बताइए। प्रश्न क्रमांक 4, सूखा एवं बाढ़ में क्या सामान्य है? किस प्रकार उचित योजना के द्वारा सूखे एवं बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है? विवेचना कीजिए। धन्यवाद।